जी, अब आप शुरू कर सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. My name is Sabam Nir and my topic is damage to cytoplasmic membrane and inhibition of nucleic acid and protein synthesis. एंटीबायोटिक, सबसे पहले एंटीबायोटिक होता क्या है, जिससे हमें सबको पता है। एंटीबायोटिक, एंटी मींस अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन लाइफ। एंटीबायोटिक इज दैट सब्सटेंस व्हिच एक्ट अगेंस्ट द लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सी क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक की डिफरेंट बेसिस पे की गई है, लेकिन मोड ऑफ एक्शन की बेस पे जो क्लासिफिकेशन की गई है, तो एंटीबायोटिक की मोड ऑफ एक्शन की बेस पे भी क्लासिफिकेशन की गई है। वो एंटीबायोटिक जो कि इनहिबिटिक बैक्टीरिया सेल वाल सेंसिस को इनहिबिट करके बैक्टीरिया को किल करती हैं, और एंटीबायोटिक जो सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन और परमिएबिलिटी को आल्टर करके बैक्टीरिया को किल करती हैं। और एंटीबायोटिक उन कैटेगरी में आती हैं जो कि प्रोटीन सेंसिस को इनहिबिट करते हुए बैक्टीरिया किल करती हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हुए बैक्टीरिया किल करती हैं। यहाँ पे डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन शो किए गए हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के, कि यहाँ पे पहले है प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर्स। प्रोटीन सेंसिस को जो इनहिबिट करती हैं एंटीबायोटिक्स, उन्हें हम प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर्स कहते हैं। प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 50S इनहिबिटर और 30S इनहिबिटर। 50S इनहिबिटर्स में एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल आ जाएंगे, और 30S इनहिबिटर्स में टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाते हैं। 30S सब यूनिट वो सब यूनिट होते हैं जो कि 30S लाइपोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करके जो बायोकेमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ इंटरफेरेंस करते हैं और प्रोटीन सेंसिस को इनहिबिट करते हैं। और जो 50S इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 50S लाइपोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करते हैं, और जो बायोकेमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व होते हैं उसमें उसके साथ इंटरफेरेंस करके और प्रोटीन उन्हें इनहिबिट कर देते हैं। इस तरह वो प्रोटीन सेंसिस को इनहिबिट कर देते हैं और इवेंचुअली प्रोटीन बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मतलब वो एंटीबायोटिक जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को के स्ट्रक्चर को अल्टर करके या उसे डैमेज करके बैक्टीरिया को किल करती है, इसमें पॉलीमिथेन और डेप्टोमाइसिन आ जाता है यहाँ पे जैसे शो किया गया है। और नेक्स्ट सेल वाल सेंसिस, इसमें पेनिसिलिन आ जाती है एंटीबायोटिक, और वैंकोमाइसिन और पेनिसिलिन जो कि सेल वाल को डैमेज करते हुए बैक्टीरिया को किल करते हैं। मेरा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन सेंसिस इनहिबिटर्स एंड सेल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को जो डैमेज करती हैं एंटीबायोटिक्स, वो है। तो डैमेज टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, बहुत सी पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी और उसके फंक्शन को अल्टर करते हुए और उसे डैमेज करते हुए अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं और बैक्टीरिया को किल करती हैं। उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट एंटीबायोटिक कौन सी हैं? पॉलीमिक्सिन, क्रेमेसाइडिन, टायरोसाइडिन, पॉलीइन आ जाती है, और उसमें नेस्टाटिन एंड एम्फोटेरिसिन आ जाती हैं। पॉलीमिक्सिन का यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर शो किया गया हुआ है। पॉलीमिक्सिन की 2 टाइप्स होती हैं, पॉलीमिक्सिन बी एंड ई। पॉलीमिक्सिन एक बैक्टीरिसाइडल होती है, यानी जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करती है। पॉलीमिक्सिन ज्यादातर जैसे पहले बताया था कि ये सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हुए बैक्टीरिया को किल करती हैं। इसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, पेनिबैसिलस पॉलीमिक्सा। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर अटैक करते हुए अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसे प्रोड्यूस करता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर ये अटैक करती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन पर सबसे पहले ये अटैक करती है। जो आउटर मेम्ब्रेन पे ग्लाइकोलिपोपॉलीसैचराइड प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लू कलर की लाइनिंग यहाँ पे शो की गई है कि ये ग्लाइकोलिपोपॉलीसैचराइड है। इनके साथ ये पॉलीमिक्सिन बाइंड करेगी और उस आउटर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को और उसकी परमेबिलिटी को इनहांस कर देगी, मतलब स्ट्रक्चर उसका अल्टर करेगी और इस तरह उसकी परमेबिलिटी को इनहांस कर देगी, जिसकी वजह से ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस में एंटर हो जाएगी और नेक्स्ट आगे जाके इनर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इनहांस करके तो पोर क्रिएट कर देगी। इस तरह जो सेलुलर कंटेंट्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनकी लीकेज हो जाएगी और वो आउटर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाएगी।
मतलब जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लीक हो गया है, इस वजह से उसकी डेथ हो गई है, डेथ हो जाएगी जब। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामेसाइडिन। ग्रामेसाइडिन जो है ये भी बैक्टीरियासाइडिल होते हैं। ग्रामेसाइडिन 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रामेसाइडिन डी और ग्रामेसाइडिन एस। ग्रामेसाइडिन डी जो है 15 अमीनो एसिड से बना हुआ एक पेप्टाइड होता है, ये लीनियर पेप्टाइड जिसे कहते हैं, और ये 3 एंटीबायोटिक से मिलकर बना हुआ होता है, ए बी एंड सी। वो आयोनोफोरिक एंटीबायोटिक से ग्रामेसाइडिन डी मिलकर बना होता है इसे, और ये लीनियर पेप्टाइड होता है। जबकि ग्रामेसाइडिन एस जो है वो एक साइक्लिक पेप्टाइड होता है। ग्रामेसाइडिन को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क करती है ग्रामेसाइडिन, जबकि पॉलीमेरिज्म जो था वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, और ग्रामेसाइडिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्रेविबैसिलस ब्रेविस जो एक सॉइल बैक्टीरिया है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्रामेसाइडिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये आयोनोफोर्स होते हैं। आयोनोफोर्स मतलब वो सब्सटेंस, वो एंटीबायोटिक्स जो कि आयंस की मूवमेंट को इनेबल करते हैं, आयोनोफोर्स के तौर पर ग्रामेसाइडिन एक्ट करती है। ये इसके जो डायमर्स होते हैं ना मेम्ब्रेन के अंदर, आयन चैनल लाइक पोर्स बना देते हैं मेम्ब्रेन में, जो कि मोनोवेलेंट आयंस की मूवमेंट को इनेबल करते हैं। जो मोनोवेलेंट आयंस होते हैं, मोनोवेलेंट आयन, वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म से आउटवर्ड मूव करते हैं इन पोर्स के जरिए, ग्रामेसाइडिन के पोर्स के जरिए, और इस तरह वो जो है ना उनकी लीकेज हो जाती है। एक्चुअल में ये करता क्या है ग्रामेसाइडिन? ग्रामेसाइडिन जो आयन ग्रेडियंट होता है ना मेम्ब्रेन के दरमियान, उसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह ये बैक्टीरिया को किल करता है। ग्रामेसाइडिन के यूजेस क्या है? ग्रामेसाइडिन को ट्रॉपिकल मेडिसिन में यूज किया जाता है इन्फेक्टेड वाउंड को ट्रीट करने के लिए, और इसको आई ड्रॉप्स में भी यूज किया जाता है। आई ड्रॉप्स में इसको टायरोसिडिन के साथ, मिक्सचर के साथ इसको यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टायरोसिडिन। यहाँ पे टायरोसिडिन क्या है? ये भी आयोनोफोर के तौर पर ही एक्ट करते हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं। जैसे ग्रामेसाइडिन की तरह ये भी ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, और इसको लोकली यूज किया जाता है। अगर इसकी सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन की जाए, मतलब अगर टायरोसिडिन को सिस्टेमिक ब्लड में इसको इंजेक्शन इसका लगाया जाए ब्लड वेन्स में, तो इसकी एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन की लाइसिस हो जाती है। इसको ओपन वाउंड्स पे ट्रीट नहीं किया जा सकता। ग्रामेसाइडिन को ओपन वाउंड पे ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन टायरोसिडिन को ओपन वाउंड पर एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इसका मोड ऑफ एक्शन। टायरोसिडिन का यूनिक मोड ऑफ एक्शन होता है। ये क्या करती है कि ये जो मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है ना, माइक्रोब की इनर मेम्ब्रेन, उसके लिपिड बाइलेयर को ये डिस्टर्ब कर देती है। उसका जो नॉर्मल पाथवे होता है उसको अल्टर कर देती है। ये किस तरह उसे अल्टर करती है कि जो मेम्ब्रेन का लिपिड बेस होता है ना, उसे स्प्रेड आउट करती, और उसके जो लिपिड बाइलेयर्स होते हैं उसका पाथवे अल्टर कर देती है। इसका एग्जैक्ट जो एफिनिटी है या लोकेशन है मेम्ब्रेन के अंदर या फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, वो अभी तक नहीं पता, और उसका क्लियर भी नहीं है मोड ऑफ एक्शन। तो पोलिन, नेक्स्ट है पोलिन। पोलिन एंटीबायोटिक जो है ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क नहीं करती। ये फंजीसाइडल होती हैं, और ये फंजाई के लिए टॉक्सिक है, बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक नहीं होती। पोलिन जो है, पोलिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है। पोलिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सी पोलिन्स को यूज किया जाता है, लेकिन क्लिनिकली जिन पोलिन्स को यूज किया जाता है वो सिर्फ 3 है, निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन एंड कैंडिसाइडिन। इन तीनों को सिर्फ क्लिनिकली यूज किया जाता है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। और नेक्स्ट है कि ये जो तीनों निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन एंड कैंडिसाइडिन है, इनको ट्रॉपिकल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। ट्रॉपिकल इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया वगैरह, उनमें इसको यूज किया जाता है उनको ट्रीट करने के लिए। लेकिन सिर्फ एम्फोटेरिसिन को सिस्टेमिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे निस्टैटिन और एम्फोटेरिसिन का स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्शन। निस्टैटिन और एम्फोटेरिसिन का सेम मोड ऑफ एक्शन होता है। कैसे एक्शन करती हैं? ये क्या करती हैं कि पॉलीन एल्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड कर जाती हैं। ये जो येलो सिलेंडर लाइक शेप नजर आ रही है मेम्ब्रेन में, ये एल्गोस्टेरॉल है। एम्फोटेरिसिन क्या करती है कि एल्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड कर जाती है, बाइंड करके ये आर्टिफिशियल पोर क्रिएट कर देती है मेम्ब्रेन के अंदर। इन आर्टिफिशियल पोर्स के जरिए जो आयंस होते हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं, यानी हाँ आउटवर्ड मूव करते हैं मेम्ब्रेन से, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इन दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है
मोड ऑफ एक्शन वो है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी वो एंटीबायोटिक जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके बैक्टीरिया को किल करती हैं। इसमें बहुत सी एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, ये उन बायोकेमिकल रिएक्शन से इंटरफेयर करके उन्हें इनहिबिट करते हुए प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। इस तरह ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की क्लासिफिकेशन यहाँ पे शो की गई है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है कि ये 30x लाइपोसोमल सबयूनिट के साथ बाइंड करती है और जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनना होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस की स्टार्ट पे, उसको इनहिबिट कर देती है। इस तरह ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन भी 30x के साथ बाइंड करते हैं और अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए की बाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं, जो इसमें एयर साइड तक जाके बाइंड होना होता है। क्लोरोफेनिकोल और एरिथ्रोमाइसिन 50x लाइपोसोमल सबयूनिट के साथ बाइंड करते हैं। नेक्स्ट इनकी एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका शो किया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड इन्हें कहा जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कहा जाता है और स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिसाइडल होते हैं। इससे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस बैक्टीरिया जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस एक सोइल बैक्टीरिया है, वो इसे प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को। वॉक्समैन, बगी एंड स्टार्स ने इन्हें आइसोलेट किया था इस बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम इनका क्या है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम की सेवरल स्पीशीज के अगेंस्ट वर्क करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है हाईली प्योरीफाइड फॉर्म में, इवन के स्मॉल डोज में ये ह्यूमन के लिए नॉन टॉक्सिक होती है। नॉन टॉक्सिक होती है ह्यूमंस के लिए। हाईली प्योरीफाइड में ह्यूमंस के लिए ये नॉन टॉक्सिक होती है, जबकि अगर पेशेंट को ये लॉन्ग पीरियड तक ये मेडिकेशन के तौर पर दी जाए, स्ट्रेप्टोमाइसिन को मतलब पेशेंट को दी जाए ज़्यादा अरसा तक, तो ये नर्वस सिस्टम पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर इसे लॉन्ग पीरियड तक यूज़ किया जाए इस मेडिकेशन तो मतलब इस मेडिसिन को अगर लॉन्ग पीरियड तक यूज किया जाए तो पेशेंट के नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट हो सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या है कि ये वॉमिटिंग, फीवर, रैश वगैरह कोज करती है। और इसके साइड इफेक्ट क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन के, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज करते हैं, यानी किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसमें ये टॉक्सिसिटी कोज करती है। ऑटोटॉक्सिसिटी यानी जो पेशेंट है उसे सुनाई देना कम हो जाता है, डिफरेंस कोज करती है। और टिनिटस यानी कि पेशेंट की जो ब्रेन होता है या उसके कानों में रिंगिंग की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कि उससे ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में घंटियां बज रही हैं। और वर्टिगो डिजीज होती है, उससे वर्टिगो की सिम्टम्स होती हैं इस पेशेंट को जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहा हो। मतलब उसे ऐसा लगता है कि जो सराउंडिंग है वो मूव कर रही है, जैसे उसकी सराउंडिंग घूम रही है। और उसे एटैक्सिया की सिम्टम्स होती हैं, यानी उसकी जो होती है ना चाल वगैरह, वो बैलेंस नहीं रख पाता, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता। ये इसकी साइड इफेक्ट्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के। स्ट्रेप्टोमाइसिन के मोड ऑफ एक्शन क्या है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के पास अफिनिटी होती है कि वो 30x राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाए, वो इरिवर्सिबली इसके साथ बाइंड करती है। ठीक है, इरिवर्सिबली इसके साथ बाइंड करती है और क्या करती है कि वो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए की बाइंडिंग को प्रिवेंट करती है 30x राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। इस तरह वो जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना होता है वो नहीं बन पाता, और क्योंकि ये इरिवर्सिबली अपना एक्शन परफॉर्म कर रही होती है इसलिए इसको बैक्टीरिसाइडल कहा जाता है इन नेचर। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन वो एंटीबायोटिक है जो जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। टेट्रासाइक्लिन को ड्राइव किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस कोएलिकलर बैक्टीरियम से, और टेट्रासाइक्लिन को सबसे पहले 1940 में डिस्कवर किया गया था। टेट्रासाइक्लिन की अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन शो की गई है उनकी ड्यूरिंग ऑफ एक्शन के लिहाज से। यानी टेट्रासाइक्लिन की क्लासिफिकेशन में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन आ जाते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। और उनकी
ड्यूरिंग ऑफ एक्शन के लिहाज से इनकी यहाँ पे की गई है कि ये टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन जो है 6 to 8 आवर्स में अपना एक्शन शो कर देती हैं बॉडी के अंदर, यानी अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देती हैं, जबकि डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो 16 आवर्स में अपना एक्शन शो करती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ये 5 एंटीबायोटिक्स हैं और इनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है टेट्रासाइक्लाइंस के ग्रुप में, क्योंकि इनकी बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। इनकी एंटीबायोटिक्स टेट्रा जो है वो भी सिमिलर होता है, और ये सब बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं नेचर में, और अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी इनमें से किसी एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो इसी तरह वो दूसरी एंटीबायोटिक से भी रेजिस्टेंस शो करेगा। यहाँ पे इन पांचों का स्ट्रक्चर शो किया गया है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का स्पेक्ट्रम एक्टिविटी क्या है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्पाइरोकीट, माइकोप्लाज्मा, राइकेटिसी एंड कैलमिडी के अगेंस्ट वर्क करती हैं, इसलिए इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। टेट्रासाइक्लिन 30S लाइपोसोमर के साथ बाइंड करती है। टेट्रासाइक्लिन 30X लाइपोसोमर सबीनों के साथ बाइंड करती हैं और इस तरह ये अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को प्रिवेंट करती हैं कि वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है उसके साथ बाइंड ना कर पाए। यानी जब ये 30X राइबोसोमर सबयूनिट के साथ टेट्रासाइक्लिन बाइंड कर गया है तो वो ट्रांसफर आरएनए को इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड नहीं करने देगी। इस तरह वो प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन कर देगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। यहाँ पे मैकेनिज्म शो किया गया है ट्रांसफर, ये नॉर्मल पहले शो किया गया है यहाँ पे कि 30S राइबोसोमल सबयूनिट है और ये 50S है। 30S पर पी साइट और ए साइट, मतलब पी साइट पर वो ट्रांसफर आरएनए अटैच है जिसने पेप्टाइड चेन कैरी की हुई है, और ए साइट पर उसने अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए अटैच होना है जिसने नेक्स्ट अमीनो एसिड कैरी किया हुआ है जिसने नेक्स्ट इस पेप्टाइड ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होना है। लेकिन और इस ये जो फिर पेप्टाइड चेन बनेगी इसने नेक्स्ट इस ट्रांसफर आरएनए पर ट्रांसफर हो जाना है पेप्टाइड बॉन्ड ने, और उसने इस साइड से निकल जाना है, जिसने जो नया अमीनो एसिड आया था ना, जो पहले अमीनो एसिड होगा वो इस साइड से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे बाइंड कर जाएगी, टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे बाइंड कर जाएगी 30S राइबोसोमल सबयूनिट के साथ, और जो साइड्स होंगी ना ए साइड उसको ये उसमें चेंजेस कोस कर देगी, उसकी शेप वगैरह चेंज कर देगी, जिसकी वजह से जो न्यू अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जिसने अटैच होना था यहाँ पर वो नहीं अटैच हो पाता। इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन हो जाती है। टेट्रासाइक्लिन के यूजेस क्या है? इसको डिफरेंट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एक्नी वगैरह को ट्रीट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन को यूज किया जाता है, और एटिपिकल निमोनिया, कोलेरा, रिलैप्सिंग फीवर, इनको ट्रीट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन को यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफेक्ट्स हैं नोजिया, यानी कि वो वॉमिटिंग लाइक फील करता है पेशेंट कि उसे वॉमिटिंग हो रही है। एज़ोफोलिएटिव डर्माटाइटिस, मतलब उसकी जो फिंगर्स होती हैं पेशेंट की वो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी जो स्किन होती है वो शेड होना स्टार्ट हो जाती है। नेल्स में डिस्कलरेशन हो जाते हैं कि उसकी डिस्कलरेशन हो जाती है नेल्स की। सो थ्रोट, हेडेक वगैरह ये इसकी सिम्टम्स हैं, टेट्रासाइक्लिन के साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन को मैक्रोलाइड्स कहा जाता है, यानी एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक की एक क्लास है, मैक्रोलाइड उससे बिलोंग करती है। मैक्रोलाइड मींस कि एक लार्ज रिंग प्रेजेंट होती है इनके स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन रिंग। एरिथ्रोमाइसिन के स्ट्रक्चर में एक लार्ज रिंग प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन रिंग, जो कि अमाइनो शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए अटैच हुई होती है। इस वजह से इनको मैक्रोलाइड कहा जाता है। और इसको प्रोड्यूस कौन करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस एक सॉइल ऑर्गेनिज्म है, वो एरिथ्रोमाइसिन को प्रोड्यूस करता है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इसका क्या है? एरिथ्रोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और पैथोजेनिक स्पाइरोकीट के अगेंस्ट वर्क करती है, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एंड स्पाइरोकीट यानी ट्रिकोनेमा के अगेंस्ट ये वर्क करती है।
क्लिनिकल यूजेस इसके क्या हैं टेट्रासाइक्लिन के एंटी इसके एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम और क्लिनिकल यूजफुलनेस के लिहाज से ये पेनिसिलिन से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। और ये वो ऑर्गेनिज्म जो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट ये एरिथ्रोमाइसिन वर्क करती है। मतलब जो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके अगेंस्ट एरिथ्रोमाइसिन वर्क करती है। और इसको प्रिस्क्राइब उन पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिनको पेनिसिलिन की वजह से एलर्जी हो जाती है, तो एरिथ्रोमाइसिन उन्हें प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है एरिथ्रोमाइसिन का, कि ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करती है और ट्रांसपेप्टाइडेशन और ट्रांसलोकेशन के जो स्टेप्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देती है। जैसे यहाँ पे शो किया गया है, ये मैं बुक से ली गई डायग्राम कि ये अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे अटैच है और पी साइड पे वो अमाइनो एसिड अटैच है जिसने पेप्टाइड चेन कैरी की हुई है। तो यहाँ पे क्या होना है कि उसने अपना पेप्टाइड चेन इससे दूसरे ट्रांसफर आरएनए पर ट्रांसफर कर देना है। पी साइट की पर जो ट्रांसफर आरएनए है ना, उस पर जो ये फॉर्मालिन थ्रेओनीन लगी हुई है, उसने यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ए साइट पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो ये क्या करती है एरिथ्रोमाइसिन, ये इस ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक कर देती है और ट्रांसलोकेशन को भी ब्लॉक कर देती है कि उसने ए साइट पे जो ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट है उसने पी साइट पे मूव करना है, लेकिन वो इस मूवमेंट को, ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक कर देती है। एरिथ्रोमाइसिन के यूज क्या है, इसको बहुत से इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है एरिथ्रोमाइसिन को। एरिथ्रोमाइसिन के साइड इफेक्ट्स क्या है, हियरिंग लॉस, डायरिया, रैशेस वगैरह, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, हेपेटाइटिस वगैरह इसके साइड इफेक्ट्स हैं। एरिथ्रोमाइसिन के अवेलेबल फॉर्म्स क्या हैं, ये क्रीम की ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है, कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ओरल सस्पेंशन की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है, मतलब अवेलेबल है मार्केट में। क्लोरोफेनिकोल को स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुला बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियम है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुला, वो प्रोड्यूस करता है। इस बैक्टीरिया को सबसे पहले 1947 में आइसोलेट किया गया था वेनेजुला में। और क्लोरोफेनिकोल क्या है, ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती है नेचर में। केमिकली ये एक नाइट्रोबेंजीन रिंग होती है जो कि नॉन आयोनिक। आपकी आवाज बंद हो गई इसका आने के बाद से। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाइपर सेंसिटिविटी। जी, सो आपकी आवाज जहाँ से आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था नॉन आने, उसके बाद आपकी आवाज बंद हो गई थी। एक या दो सेकंड बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आई। इससे पहले टॉपिक में जहाँ पे आप नॉन आयनिक, ये एक नाइट्रोबेंजीन रिंग होती है। क्लोरोफेनिकोल एक नाइट्रोबेंजीन रिंग, इसके स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोबेंजीन रिंग होती है जैसे यहाँ पे शो किया गया है, और वो एक नॉन आयोनिक क्लोरीन के साथ अटैच होती है और स्ट्रक्चर बना रही होती है। ये क्लोरोफेनिकोल का स्ट्रक्चर है। जी, ठीक हो। क्लोरोफेनिकोल के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, प्लास्टिक एनीमिया एंड ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड सुप्रा इन्फेक्शन। सुप्रा इन्फेक्शन मतलब एक अगर किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट कोई थेरेपी हो रही थी, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, और उसकी वजह से एक और इन्फेक्शन, न्यू इन्फेक्शन वहाँ पे क्रिएट हो गया, इसे हम सुप्रा इन्फेक्शन कहते हैं। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम ये है कि ये क्लोरोफेनिकोल सीरम में जब इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से जो इन्फेंट होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें ये सिंड्रोम अकर हो जाता है। ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। और क्लोरोफेनिकोल का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करती है और पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम प्रेजेंट होता है ना, उस पर ये उसको इनहिबिट करती है, और इस तरह ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। जी, दरमियान से एक स्टेटमेंट फिर आपका गायब हो गया है, दरमियान से कुछ आवाज कट गई है आपकी। क्लोरोफेनिकोल का आखिरी स्टेटमेंट दोबारा बोलिए।
क्लोरामफेनिकोल क्या करती है कि ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाती है, और यहाँ पे पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो कि पेप्टाइड चेंज होती है दूसरे ट्रांसफर आरएनए पर मूव करवाती है, उस वो एंजाइम इस पेप्टाइड पेप्टाइड चेन को मूव करवाता है। ये जो क्लोरामफेनिकोल है वो इसको इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं करवा पाता इस चेन को, इसलिए ये वाला जो स्टेप है नीचे वाला नहीं हो पाता, वैसे का वैसे ही रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। इस तरह बैक्टीरिया को ये किल करती है क्लोरामफेनिकोल। जी सभा की प्रेजेंटेशन जी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन सभा ने तैयार की, बहुत सी डायग्राम के साथ, बहुत मेहनत के साथ काम किया आपने और बहुत इम्प्रूव किया है जो कि आपका 5वां फर्स्ट टाइम वाले में। फिर अब क्लास को मैं अलाउ कर रहा हूँ कि अगर क्लास में से आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। ये सामने रखिएगा, बंद ना कीजिएगा अभी सभा, इसको अभी बंद नहीं करना। अगर कोई बच्चों को सवाल पूछेगा तो ताकि वो पेज आप शो कर सकें। जी क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई अगर सवाल पूछना चाहता हो तो। जी क्लास में से अभी तक किसी ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया है? जी सर मेरा है एक क्वेश्चन। सर इसमें टर्म यूज हुई है एट्रोक्सिया, सर उसके बारे में क्लियर नहीं है। आप लफ्ज़ आप दोबारा बोलें पहले ताकि फिर वो भी एक्सप्लेन कर सके। लफ्ज़ आप भी दोबारा बोलिए, आपने क्या बोला है? एट्रोक्सिया। स्पेलिंग क्या थे? ATRO कुछ भी तो स्पेलिंग है? जी सर ATROXIA। जी ये तो चूंकि आपने ये कहा है, अब सवा से पूछते हैं। सवा ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, एक टेक्सिया था या एट्रोक्सिया था? फरवान अगर सर सुना है? एट्रोक्सिया नेक्स्ट चलें स्लाइड में है। चलें तो सर नेक्स्ट स्लाइड्स में है वो चल लास्ट चल वाली। सवा निकालिए इसको। सवा आप हमें को अनम्यूट भी कर लें और ये स्लाइड जो आप ये कह रही है फिर वो निकाल के दिखा दें जरा। एक स्पेलिंग मिस्टेक मैंने भी नोट की थी, मैं वो पॉइंट पे करता हूँ बाद में, पहले स्टूडेंट्स को करना चाहिए। जी सब आपने आपको ये करें ज़रा अनम्यूट करें और ये जो फरवा ने कहा है वो लफ्ज़ निकाल के चेक कराएं, इसको स्पेल करें। सवा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट करें। जी आपने सवाल सुन लिया? एनोरेक्सिया वर्ड कह रही हो? जी हाँ जी। एनोरेक्सिया वो वर्ड होता है नहीं मतलब एनोरेक्सिया डिजीज है नहीं, जिसमें नहीं ये इसने सवा ने सॉरी जो है फरवा ने एनोरेक्सिया नहीं कहा था। सवा आपने तो कुछ और लफ्ज़ बोला है। सर मैंने एक ये एनोरेक्सिया और एक अटैक्सिया है। सर वो जो ऊपर था ना वो नहीं पूछा था मैंने, ये जो नीचे वाली स्लाइड में है ये वाला वर्ड पूछा था एनोरेक्सिया। अच्छा एनोरेक्सिया पूछा है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है एनोरेक्सिया, तो आप लोग लोअर क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ये तो आपको याद रहना चाहिए था। मैं बताऊं, सभी सब आपको बताने देते हैं। एनोरेक्सिया वो मतलब डिजीज होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो अपना वेट लॉस वगैरह करता रहता है, मतलब वो खाता नहीं है ज्यादातर, और अपने से वेट लॉस करने की एक बीमारी होती है, मतलब वो कहता है कि मैंने वेट लाइट करना है, मतलब इसमें यही है इसकी सिम्टम्स वगैरह। वो खाना वगैरह अपना कम कर देता है और अपना वेट लॉस करता रहता है। जी सवाल ने जवाब दे दिया है। और फराह जैसे मैंने कहा था कि ये टर्म आपकी इंटर में फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी चैप्टर 12 डाइजेशन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर था, उसमें जिक्र हुआ है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये असल बीमारी है एक्चुअली। अब लेकिन अगर कोई किसी और रीजन वजन कम कर रहा हो तो वो एनोरेक्सिया नहीं होगी, इसकी और रीजन होंगे। ये यहाँ पे साइड इफेक्ट में था इसका, यहाँ पे ये साइड इफेक्ट में है, ये सवाल आपने जो दिया इसको साइड इफेक्ट में है एरिथ्रोमाइसिन के। चलो ठीक है। और दूसरा लफ्ज आपने क्या बोला है जी?
फरवा दूसरा आप क्या कह रही थी? सर मैंने नहीं ये तो फरवा सर यही था, ये की था, चलो बस ठीक। यही अच्छा था चले सर। वो वैसे अब वर्ड मैंने बोला था एट्रोक्सिया था वो वर्ड, इससे मिलता जुलता, लेकिन हाँ उसके बारे में मुझे क्लियर नहीं हुआ कि क्या वो इफेक्ट है या वो कोई मेडिसिन है। एट्रोक्सिया ATROXIA। जी बिल्कुल, आपने पहले ही लफ्ज पूछा था जी, ये लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, मुझे भी नहीं क्लियर हुआ ये लफ्ज, ये इस्तेमाल किया कि नहीं नहीं किया सर, सब आपने? नहीं सर, सपा ने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने नहीं किया यूज है नहीं सर। ठीक है। चले अब जो पॉइंट मैं कर रहा हूँ, जो क्लास में से और कोई पॉइंट करना चाहता हो, क्योंकि एक पॉइंट मेरा भी है पूछने वाला। आपने ए प्लास्टिक के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, यही सामने जो स्लाइड है इसमें ए स्पेस प्लास्टिक लिखा हुआ आपने, ये ए और पी इकट्ठा होना चाहिए, जी इसमें सर, स्पेस वो नहीं ज्वाइन आएगी, करना था आपको। इसमें स्पेस नहीं आएगी, ए प्लास्टिक के नेम ही है, ये इकट्ठा लफ्ज है, ओके इसमें स्पेस सर। नहीं है। जी बहरहाल ओवरऑल सवार ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है और प्रेजेंट की है, इसलिए क्लैपिंग फॉर सवा। जी क्लास से और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं जी, क्लास में से और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो सवाल पूछ सकता है। जी क्लास की तरफ से कोई रिएक्शन? तो ये बिस्वा ने ऑन किया जी माइक अपना, बिस्वा कुछ कहना चाह रही हैं? बिस्वा की आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जी बिस्वा क्या कहना चाह रही हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही, आपकी आवाज़ कट कट के आ मैंने रही है। पूछने सर